हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी सिविक्स चैप्टर 1 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग को दूसरा की फीचर्स पढ़ना है जो कि है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। The different tiers of government that you just read about consist of representatives who are elected by the people. By the peoples, your class 7 book began with the story of Kanta, who was standing in a line to vote during an election. यानी कि जो डिफरेंट टीयर्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो सब आप लोगों ने कंसिस्टेंसी से पढ़ते आए हुए हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स आप लोग इलेक्ट करते हैं, आप लोग को चुनते हैं, वो होते हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव। और आपकी जो आपने जो अपनी पुरानी क्लास 7 पे की बुक में पढ़ा होगा कि वो जो कहानी जो होती है वो स्टार्ट होती है कांता की कहानी से, जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर होती है और वो खड़ी होती है एक वोट देने के लिए इलेक्शन में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर द सिटीजन्स। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो गारंटी करता है कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है फॉर ऑल सिटीजन, यानी हर सिटीजन्स को ये अधिकार है कि वो वोट दे सकते हैं। When they were making the constitution, the members of Constituent Assembly felt that freedom struggle had prepared the masses of universal adult suffrage, and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस मेंबर होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन सब लोगों ने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करा और प्रिपेयर करा है मासेस और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिससे कि कोई भी डेमोक्रेटिक माइंड साइड, मतलब कि कोई भी हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्लास या किसी भी जेंडर का हो, वो वोट दे सकता है। दिस मीन दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि इसका मतलब ये है कि पीपल ऑफ इंडिया, उनका एक डायरेक्ट रोल है किसी भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री irrespective of his her social background can also contest in elections। यानी कि किसी भी सिटीजन्स का किसी भी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, अपने कंट्री का कोई भी सिटीजन्स जो कि सोशल बैकग्राउंड उसका चेक नहीं करा जाता जब वो इलेक्शंस देने आता है। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द peoples। You will read more about why representation is crucial to democratic function in unit 2 of this book। यानी कि आप लोग और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अकाउंटेबल और टू द पीपल, यानी कि जितनी भी, जैसे पीपल ने अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया, उसको लीडर बना दिया, और फिर अगर कुछ भी दिक्कत हो रही है सिटीज़ में, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अकाउंटेबल मतलब कि उन्हें बता सकती है, अपनी प्रॉब्लम उनको कह सकती हैं। तो ये भी, और जो इसके क्रूशियल डेमोक्रेटिक फंक्शन है, ये आप लोग यूनिट 2 में पढ़ेंगे इस बुक के। तो हमारा ये जो एक फीचर की था जिसका नाम था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हमारा थर्ड फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर। तो चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन है। देयर आर लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। द लेजिस्लेचर रेफर टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि जो लेजिस्लेचर होते हैं
वो होते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिन्हें लोग चुनते हैं। द एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल who are responsible for implementing laws and running the government। और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो छोटे ग्रुप में होते हैं और वो सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन लॉज को और गवर्नमेंट को अप्लाई चलाने में। द जुडिशरी ऑफ द जुडिशरी ऑफ विच you will read more in unit 3 of this book refer to the system of courts in the country। और जो जुडिशरी होती है वो, इसके बारे में आप लोग इस बुक के यूनिट 3 में पढ़ेंगे, लेकिन जो जुडिशरी होती है वो कोर्ट से रिफ़र करती है अपनी कंट्री में, यानी कि जितने भी कोर्ट्स के काम होंगे वो सब जुडिशरी ही करती है। In order to prevent the misuse of power by any one branch of government, the Constitution says that each of these organs should exercise different powers। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये जो ऑर्गन्स हैं ये सब अपने डिफरेंट पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। थ्रू दिस ईच ऑर्गन्स एक्ट्स एज अ चेक ऑन द other organs for a government and this ensure the balance of power between all three। और ये जो 3 ऑर्गन्स हैं हमारी गवर्नमेंट के, ये सब एक्ट करते हैं चेक ऑन द अदर ऑर्गन, मतलब कि एक ऑर्गन अदर ऑर्गन के ऊपर चेक करता रहता है और गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि ये जो पावर्स हैं तीनों के बीच में ये सब एक बैलेंस्ड पावर है। तो हमारा ये जो एक और की फीचर्स था सेपरेशन ऑफ पावर, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा 4th की फीचर है जो कि है फंडामेंटल राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट की फीचर है, तो चलिए इसे भी शुरू करते हैं। The section of fundamental rights has often been referred to as the conscience of the India Constitution। यानी कि जो फंडामेंटल राइट है उसे ऐसा देखा जाता है कि ये कॉन्शियंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी मेन बुद्धि यही है, मेन बुद्धि यही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists as they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India। Fundamental right protects citizens against the arbitrary and absolute एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये पीपल्स को प्रोटेक्ट करता है, सिटीजन को, कि जो एक्सरसाइज होती है पावरफुल स्टेट्स के द्वारा उन्हें जो आर्बिट्री करा जाता है, उनको जो मतलब कि उनको परेशान करा जाता है, एब्सोल्यूट उनके साथ सही तरह से बात नहीं करे, उनको एब्सोल्यूट करा जाता है, इससे वो सब उनको प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन थर्स गारंटीज the rights of individuals against the state as well as against other individuals। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये गारंटी देता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं किसी भी अगेंस्ट के स्टेट्स के, वो उसके अगेंस्ट वर्क करेगा उस इंडिविजुअल्स के। मोर ओवर द वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑल्सो एक्सप्रेस द नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड राइट्स दैट वुड प्रोटेक्ट देयर ग्रुप। यानी कि बहुत सारी जो वेरियस टाइप की जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी होती है वो अपने नीड को एक्सप्रेस करते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें जो राइट्स लिखे होते हैं वो उनके ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर ऑल्सो गारंटीज द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी अगेंस्ट द मेजॉरिटी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ये भी गारंटी करता है कि ये जो माइनॉरिटीज़ है ये जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, जो मेजॉरिटी होते हैं वो माइनॉरिटीज़ वालों की सुनते नहीं हैं, जो मेजॉरिटी में होते हैं ऐसा कुछ माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वर्क करता है। As Dr. Ambedkar has said about these fundamental rights, their object is twofold। यानी कि
ये जो डॉक्टर अम्बेडकर हैं, ये कहते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये दो फोल्ड में है. द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज द एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम दूस राइट्स, एंड सेकेंडली दीज राइट्स मस्ट बी binding upon every authority that has got the power to make laws. यानी कि इस डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के दो फोल्ड है. एक फोल्ड में ये है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबको ये क्लेम करा जाता है, उनको सारे ये राइट्स दिए जाते हैं. और सेकंड ये है कि जो राइट्स हैं ये उनको जितने भी पावरफुल जो लॉज हैं ये सब बनाने को. In addition to fundamental rights, the Constitution also has a section called directive principle of state policy. यानी कि जो fundamental rights है, the Constitution also section called directive प्रिंसिपल्स. और जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके पास एक और सेक्शन है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ state policies. This section was designed by the members of Constituent Assembly to ensure greater social and economic reforms and to serve as a guide to the independent Indian state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses. और जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि डिज़ाइन करा गया है, ये सेक्शन जो डिज़ाइन करा गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कि ये इंश्योर करता है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है ये गाइड करेंगे इंडिपेंडेंट इंडिया को और इंस्टीट्यूट लॉज को, पॉलिसीज को, जो कि रिड्यूस करे पॉवर्टी ऑफ मासेस को. तो ये जो हमारा फोर्थ पार्ट था, की फीचर था फंडामेंटल राइट्स, ये भी ख़त्म हो चुका है. अब हमारा फिफ्थ पार्ट है सेकुलरिज्म. तो चलिए उसे भी स्टार्ट करते हैं. Secularism. A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. We will read more about this in the following chapter. यानी कि जो सेकुलरिज्म है ये है कि सेकुलर स्टेट मतलब स्टेट एक वर्ड है जो कि देश के लिए यूज़ हो रहा है. ये जो सेकुलर स्टेट होता है किसी भी ऑफिशियल रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है. और इसके बारे में आप लोग फॉलोइंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जो कि आगे अभी चैप्टर है इनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे. यू नाउ अंडरस्टैंड द वेज इन which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopts for itself. आप लोग अब जानेंगे कि जो कंट्रीज़ होती है उनकी जो हिस्ट्री होती है वो डिटरमाइन करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट इटसेल्फ. वो मतलब कि जो कंट्री होती है वो खुद का कॉन्स्टिट्यूशंस अडॉप्ट करती है. वो कोई भी रिलीजन्स की बुक जैसे होती है, जैसे हिंदू धर्म में गीता है और मुस्लिम धर्म में वो है कुरान है और बाइबल है, ये जैसे हॉली बुक्स होती हैं इन्हें नहीं अडॉप्ट किया जाता है. और जो सेकुलर कंट्री होती है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करती है इनकी जगह में. द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडियल्स दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री टू adhere to, including the representative that we elect to rule us. यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, यानी कि जैसे जो भी सिटीजन अपनी कंट्री का किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है वो इनके ऊपर रूल ना कर सके. जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल अ चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल अफेक्ट द गेम. यानी कि जैसा एक फुटबॉल गेम है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं वो गेम को अफेक्ट करते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन amended over the year of reflect new concern of the polity. Often a major change in the constitution means a change in the fundamental nature of the country. यानी कि जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ been amended over the year of reflect new concern ऑफ द पॉलिटी. यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसे रिफ्लेक्ट करा जाता है कंसर्न, मतलब कि
ओवर द ईयर, यानी कि हर ईयर में इसमें अमेंडेड ओवर यानी अमेंड करा जाता है, इसकी जो कंसर्न होती है, इसकी जो पॉलिटी होती है, और जो मेजर चेंजेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका मतलब ये है कि जो फंडामेंटल नेचर होता है ऑफ कंट्री, यानी कि ऑफन अ मेजर चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री, यानी किसी भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना मतलब कि किसी कंट्री का फंडामेंटल नेचर में भी चेंज करना। वी सॉ दिस इन द केस ऑफ नेपाल एंड हाउ इट नीडेड टू अडॉप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इट बिकम अ डेमोक्रेसी। ये चेंजेस हम लोगों ने एक केस में देखा था, नेपाल के केस में, जिसमें उसको न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी जब वो डेमोक्रेसी बना था। The different features of the India Constitution outlined above involve complicated ideas that are often not easy to grasp। यानी कि ये जो डिफरेंट फीचर्स है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के, ये आउटलाइन करे गए हैं कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज से, और जो कि नॉट इजी ग्रास्प थे। डोंट वरी टू मच अबाउट दिस फॉर द मोमेंट। In the rest of the book as well as in your higher classes, you will read more about these different features of Indian constitution and understand more substantially what they mean। आप डोंट वरी, यानी कि ये जो मूवमेंट है इसके बारे में आप लोग और पढ़ेंगे अपनी हायर क्लासेस में, उन बुक्स में भी लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सब्सटेंटिव व्हाट दे मीन। तो ये जो हमारा फिफ्थ की फीचर्स था ये भी ख़त्म हो चुका है, जो कि सेकुलरिज्म था। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी पूरा ख़त्म हो चुका है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि करेंगे हम लोग एक्सरसाइज। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।